गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जितेंद्र कुमार। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और आप लोग देख रहे हैं इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट। आप लोग देख रहे हैं इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट। ठीक है, मैं शुरू करूं उसके पहले आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे नीट, एम्स, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता बायोलॉजी और टेट, सुपर टेट आदि की तैयारी के लिए जो है तैयारी करवाते हैं, बच्चों को मोटिवेशन देते हैं और उनको गाइडेंस देते हैं। तो आप हमारा आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, नोट्स बनाएं, प्रिपेयर करें, वीडियो को लाइक अधिक से अधिक करें, मोटिवेशन मिलेगा, थंबनेल दबाएं और जो है वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एनसीईआरटी की जो बायोलॉजी है, उसी से एनसीईआरटी की जो बुक है उसी से आज हम अपने टॉपिक की शुरुआत करेंगे और एनसीईआरटी से ही हमारा शुरुआत होगा टॉपिक का। तो चूँकि मैं शुरू करूं उसके पहले आप लोग से मैं चर्चा करूंगा कि एनसीईआरटी जो है उसमें बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन के नाम से एक जो टॉपिक है उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन के नाम से जो टॉपिक है उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि पीछे बोर्ड भी है लेकिन उस पर नहीं पढ़ा रहा हूँ। अब कोर्स जल्दी से जल्दी ख़त्म करवाना है टीजीटी पीजीटी का, तो इसके कारण जो नोट्स हैं उन्हीं के माध्यम से पढ़ाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम शुरू करते हैं। पहली बात कि ब्लड शरीर में पदार्थों के ट्रांसपोर्ट का कार्य करता है। क्या करता है? ब्लड जो है वो बॉडी में विभिन्न प्रकार के पदार्थों के ट्रांसपोर्ट या परिवहन का कार्य करता है। ठीक है। लिम्फ भी इन पदार्थों, लिम्फ जो है वो भी इन पदार्थों जैसे कि ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और अन्य आवश्यक पदार्थों के ट्रांसपोर्ट में सहायता करता है, मदद करता है, हेल्प करता है। ठीक है, लिम्फ। इसके आगे अगर हम बढ़ें तो देखते हैं कि ब्लड है क्या। ब्लड क्या है? एक विशेष प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू या तरल संयोजी ऊतक जो है वो क्या कहलाता है? ब्लड कहलाता है। इसमें पाया क्या किया जाता है? ब्लड कंसिस्ट फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ब्लड में जो है 3 चीज़ें पाई जाती हैं: फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा और अनफॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है। प्लाज्मा को अगर हम देखें तो प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा भूसे के रंग का, स्ट्रॉ कलर्ड भूसे के रंग का विस्कस भी है, विस्कस फ्लूइड है। कैसा? विस्कस तरल पदार्थ है जिसमें लगभग 55% जो कि लगभग 55% ब्लड का निर्माण करता है, या ब्लड का 55% प्लाज्मा होता है। ठीक है। प्लाज्मा में 90 to 92%, 90 से 92% तक जल होता है, वाटर होता है, और 6 से 8%, 6 to 8%
प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं 6 to 8%। प्रोटीन्स होते हैं 6 to 8% प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स में मोस्टली जो प्रोटीन्स हैं वो इम्पोर्टेंट, वो फिब्रिनोजन या फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन और एल्ब्यूमिन्स, ये मुख्य प्रोटीन्स हैं जो कि ब्लड प्लाज्मा में पाई जाती है। ब्लड प्लाज्मा में जो प्रोटीन्स है फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन और एल्ब्यूमिन, ये क्या करती हैं? प्रोटीन ब्लड क्लॉटिंग, जो फाइब्रिनोजन है वो ब्लड क्लॉटिंग अथवा कोएगुलेशन के लिए आवश्यक होती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर दी ब्लड क्लॉटिंग एंड कोएगुलेशंस। फाइब्रिनोजन ब्लड क्लॉटिंग और उसके लिए या इसको हम कहते हैं कोएगुलेशन, ठीक है, रक्त के जमाव के लिए उत्तरदायी होती है, आवश्यक होती है। दूसरी जो प्रोटीन है वो है ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफेंस मैकेनिज्म। एक इसके लिए आवश्यक है डिफेंस मैकेनिज्म, यानी आत्मरक्षा के लिए, सुरक्षा, जो बाह्य आघातों से या बाह्य जीवों से अपनी आत्मरक्षा कैसे करें, उसके लिए इसका होना आवश्यक है। डिफेंस के लिए या डिफेंस मैकेनिज्म के लिए ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल होती है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स क्या होती हैं? ये ऑस्मोटिक वैलेंस बनाती हैं, बॉडी को रेगुलेट करती हैं, ऑस्मोटिक वैलेंस बनाती हैं बॉडी के अंदर। प्लाज्मा है क्या? प्लाज्मा में जो है जल, प्रोटीन के अलावा स्मॉल अमाउंट में मिनरल्स जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, SCO3, क्लोरीन एक्सेट्रा इत्यादि, ये सारी चीज़ें प्लाज्मा में जल और प्रोटीन के अलावा मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, SCO3, क्लोरीन इत्यादि। इसके अलावा ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और लिपिड्स भी ब्लड प्लाज्मा में पाए जाते हैं। ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और लिपिड्स भी ब्लड प्लाज्मा में पाए जाते हैं। ये हमेशा शरीर में ट्रांजिट रहते हैं। कैसे रहते हैं? ट्रांजिट रहते हैं, मतलब हमेशा शरीर में बने रहते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ें। प्लाज्मा में ब्लड क्लॉटिंग और कोएगुलेशन के लिए जो उत्तरदायी कारक होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। कैसे होते हैं? इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। तभी तो ब्लड जो है अंदर बॉडी के अंदर कभी भी जमता नहीं है, क्लॉटिंग नहीं होती है ब्लड की बॉडी के अंदर। और जब ऐसा होता है तो फिर क्या होता है कि बॉडी के अंदर जब ब्लड की क्लॉटिंग होती है तो ब्लड सर्कुलेशन बंद होता है, हार्ट काम करना बंद कर देता है और मनुष्य या किसी भी एनिमल्स की डेथ हो सकती है। तो ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। एक्टिव फॉर्म में कब आता है? प्लाज्मा को बगैर क्लॉटिंग फैक्टर के क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। प्लाज्मा से अगर क्लॉटिंग फैक्टर्स यानी कि प्रोटीन्स, जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन्स हैं और अन्य क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, उनको बाहर निकाल दिया जाए तो फिर प्लाज्मा को सीरम कहेंगे। क्या कहेंगे? सीरम। सीरम क्या है? सीरम इज दी प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज नोन एज सीरम। अब फॉर्म्ड एलिमेंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट क्या है? फॉर्म्ड एलिमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मोस्टली RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, WBC और प्लेटलेट्स इन सभी को संयुक्त रूप से कंबाइंडली फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट। RBC, WBC and platelets are combinedly known as formed elements, ठीक है। यह लगभग ब्लड का 45% जो पार्ट है वो प्रिपेयर करता है। 45% भाग ब्लड का क्या बनाते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट्स बनाते हैं। हम बात करते हैं एरिथ्रोसाइट्स या RBC की, रेड ब्लड सेल्स की। एरिथ्रोसाइट्स या रेड ब्लड
सेल्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? रेड ब्लड सेल्स की बात। एरिथ्रोसाइट्स या रेड ब्लड सेल्स, ये क्या है? रेड ब्लड सेल्स रक्त में अधिकांशतः पाई जाने वाली कोशिकाएं होती हैं। रक्त में, ब्लड में पाई जाने वाली अधिकांश कोशिकाएं आरबीसी होती हैं। एक स्वस्थ वयस्क पुरुष में लगभग 5 मिलियन से 5.5 मिलियन आरबीसी प्रति घन मिलीमीटर, ठीक है, 5 to 5.5 आरबीसी पर MMQ पाई जाती है। आरबीसी वयस्क पुरुष में रेड बोन मैरो में बनती है। कहाँ बनती है? रेड बोन मैरो में बनती है। आरबीसी वयस्क जो पुरुष होते हैं उनमें रेड बोन मैरो में बनती है। कहाँ बनती है? रेड बोन मैरो में, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, आरबीसी जो है का शेप बाई कॉनकेव होता है, ठीक है। ये बाई कॉनकेव शेप की होती हैं, बाई कॉनकेव शेप की होती हैं, बाई कॉनकेव शेप की होती हैं। इनमें न्यूक्लियस अधिकांशतः मैमल्स में एब्सेंट होता है, लेकिन ऊंट और लांबा दो ऐसे मैमल्स हैं जिनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। बाकी अधिकांशतः मैमल्स की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। इनमें लाल रंग का आयरन युक्त एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन पाई जाती है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है। कैसी? लाल रंग की आयरन युक्त कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं, वह पाई जाती है। आरबीसी की जो लाइफ साइकिल होती है, ये लाइफ स्पेन होता है, वो 120 दिन का होता है। कितने का होता है? 120 दिन का। आरबीसी जो है वो नष्ट होते हैं स्प्लीन में, इसलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं। मतलब कि आरबीसी की कब्र किसको कहा जाता है? स्प्लीन को। और फॉर्मेशन कहाँ होता है? रेड बोन मैरो में। आरबीसी का फॉर्मेशन रेड बोन मैरो में होता है और जो है ये नष्ट कहाँ होती है? स्प्लीन के अंदर। अब हम हीमोग्लोबिन की बात करते हैं। हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करते हैं तो आयरन युक्त लाल रंग की प्रोटीन होती है हीमोग्लोबिन। आयरन युक्त लाल रंग की प्रोटीन होती है। हीमोग्लोबिन श्वसन गैसों के ट्रांसपोर्ट में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। मतलब जो रेस्पिरेटरी गैसेस होती हैं उनके ट्रांसपोर्ट या परिवहन में हीमोग्लोबिन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इट इज़ प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, ठीक है। रेस्पिरेटरी गैसेस में ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति में 100 ml रक्त में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 12 से। बात कर रहे थे हीमोग्लोबिन की, ठीक है, हीमोग्लोबिन की और आरबीसी की। आरबीसी की जो लाइफ साइकिल होती है या लाइफ स्पैन होता है, जीवन चक्र, वो लगभग 120 दिन का होता है। ये बात हम आपको बता चुके थे। उसके बाद हम बात करेंगे ल्यूकोसाइट्स की या डब्ल्यूबीसी की, ठीक है। डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट कैसी होती है? रंगहीन होती हैं, ठीक है। चूँकि फ़ोन आ गया था इसलिए वो बंद करना पड़ा। रंगहीन होते हैं। हीमोग्लोबिन इनमें एब्सेंट होता है। केंद्रक डब्ल्यूबीसी के अंदर उपस्थित होता है। केंद्रक डब्ल्यूबीसी के अंदर उपस्थित होता है, हीमोग्लोबिन इनमें अनुपस्थित होता है। जबकि आरबीसी के अंदर केंद्रक अनुपस्थित होता है, ऊंट और लामा को छोड़कर अधिकांश मैमल्स में, और केंद्रक अनुपस्थित होने के साथ ही उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है आरबीसी में। लेकिन डब्ल्यूबीसी में इसका उल्टा है, केंद्रक उपस्थित होता है, हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होता है। प्रति घन मिलीमीटर रक्त आयतन में 6000 से 8000 तक डब्ल्यूबीसी पाई जाती हैं। इनका जीवन काल बहुत छोटा होता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी दो तरह की होती हैं, ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स। कितने तरह की होती हैं? दो तरह की, एक ग्रेनुलोसाइट्स और एक एग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है, एग्रेनुलोसाइट्स। न्यूट्रोफिल्स की अगर हम बात करें, न्यूट्रोफिल्स की बात करें तो 60 से 65% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी, मतलब कुल जो डब्ल्यूबीसी हैं उनका 60 से 65% न्यूट्रोफिल्स होती हैं। क्या होती हैं?
न्यूट्रोफिल्स होती हैं, ठीक है। और 6 से 8% जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं वो फैगोसाइटिक होती हैं, अर्थात कि जो कुल WBC हैं उनका 60 से 65% न्यूट्रोफिल्स प्रकार की WBC होती हैं, न्यूट्रोफिल्स होती हैं, और कुल न्यूट्रोफिल्स का 6 से 8% फैगोसाइटिक होती हैं, मतलब कि भक्षण करने वाली होती हैं, ठीक है। दूसरा है इओसिनोफिल्स, ठीक है। ग्रेनुलोसाइट्स में दूसरे टाइप की जो WBC हैं वो है इओसिनोफिल्स। तीसरे प्रकार की जो है वो है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स 0.5 से 1% होती हैं कुल WBC का, और ये हिस्टामिन, सीरोटोनिन, हिपेरिन का सिक्रीशन करती हैं तथा इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में इन्वॉल्वड होती हैं। कहाँ होती हैं? इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में इन्वॉल्वड होती हैं, उसमें इन्वॉल्वड होती हैं। न्यूट्रोफिल्स 6 से 8% जो होती हैं वो फैगोसाइटिक होती हैं, या शरीर के अंदर प्रवेश करने वाले फॉरेन जो जीव होते हैं, बाहरी जो जीव होते हैं उनको नष्ट करती हैं, ठीक है। फॉरेन जो जीव होते हैं, बाहरी जीव होते हैं, उनको नष्ट करती हैं। बेसोफिल्स जो होती हैं, बेसोफिल्स हिस्टामिन, कलर चेंज करना है। बेसोफिल्स जो है पेन का, बेसोफिल्स हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन आदि का सीक्रीशन करती हैं और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में भाग लेती हैं। इओसिनोफिल्स जो होती हैं वो 2 से 3% होती हैं। कितनी होती हैं? 2 से 3%। और इन्फेक्शंस को रजिस्ट करती हैं। किसको रजिस्ट करती हैं? तो इन्फेक्शन को रजिस्ट करती हैं। इन्फेक्शन से रिलेटेड जो होती हैं वो कौन सी होती है? इओसिनोफिल्स होती हैं। क्योंकि गर्मी भी बहुत है, ये एलर्जिक रिएक्शन से जुड़ी रहती हैं। कैसे जुड़ी रहती हैं? एलर्जिक रिएक्शन से जुड़ी होती है, ठीक है। आगे जो है फिर ग्रेनुलोसाइट, ये 2 प्रकार की होती हैं। ये ग्रेनुलोसाइट 2 प्रकार की होती हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। इनका हम अध्ययन करते हैं आगे, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स जो होती हैं वो 6 से 8% फैगोसाइटिक होती हैं। कितनी होती हैं? 6 से 8%। और न्यूट्रोफिल्स भी 6 से 8% फैगोसाइटिक। यह शरीर में प्रवेश करने वाले बाहरी जीवों को नष्ट करती हैं। कौन? मोनोसाइट्स, ठीक है। इसके अलावा लिम्फोसाइट्स, ये लिम्फोसाइट्स जो होती हैं ये 2 प्रकार की होती हैं और कुल WBC का 20 से 25% होती हैं। बी फॉर्म और टी फॉर्म दोनों प्रकार की जो लिम्फोसाइट्स हैं वो शरीर के इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, उत्तरदायी होती हैं इम्यून सिस्टम के लिए। अब हम बात करते हैं प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स की। प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स की। प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स की जब हम बात करते हैं तो बोन मैरो की विशेष कोशिकाएं मेगाकैरियोट्स से यह निर्मित होती हैं। बोन मैरो की विशेष कोशिकाएं होती हैं मेगाकैरियोट्स, उनसे ये निर्मित होती हैं, मेगाकैरियोट्स से। और रक्त में प्रति घन मीटर, अगर प्लेटलेट्स की बात करें तो रक्त में प्रति घन मीटर 1.5 से 3.5 लाख तक पाई जाती हैं। प्रति घन मिलीमीटर 1.5 से 3.5 लाख तक प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। आगे बात करें, प्लेटलेट्स की संख्या में कमी आने पर क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाता है, जिससे शरीर में चोट लगने पर अधिक ब्लड बह जाता है। क्लॉटिंग डिसऑर्डर होता है। प्लेटलेट्स की संख्या अगर शरीर में कम हो जाए तो क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाता है और इससे क्या होगा? ब्लड चोट लगने पर निरंतर बहता रहेगा। अब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप की। ब्लड ग्रुप की बात करें तो कई तरह से ब्लड ग्रुपिंग की गई और जो है मुख्यतः 2 ग्रुप ABO तथा RH संसार में बड़े पैमाने पर उपयोग किए जाते हैं। ABO ग्रुप और RH, ये 2 ग्रुप जो है बड़े पैमाने पर उपयोग किए जाते हैं। ABO ग्रुपिंग को 2 सरफेस एंटीजन की उपस्थिति व अनुपस्थिति
के आधार पर किया गया, जिनके नाम क्रमशः एंटीजन ए और एंटीजन बी है। दो सरफेस एंटीजन के आधार पर एवीओ की ग्रुपिंग की गई है। सरफेस एंटीजन कौन कौन से? ए और सरफेस एंटीजन बी। ठीक है। एंटीजेंस वे रसायन होते हैं जो इम्यून रिस्पॉन्स को प्रेरित करते हैं। एंटीजेंस वे केमिकल्स होते हैं जो इम्यून रिस्पॉन्स मतलब रीजन रिस्पॉन्स को इंड्यूस करते हैं, प्रेरित करते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते समय दाता और ग्राही दोनों के ब्लड को सावधानीपूर्वक मिलाया जाता है ताकि क्लम्पिंग प्रॉब्लम ना हो, मतलब कि आरबीसी नष्ट ना हो, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन ना हो। ठीक है। अगर आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो जाता है तो फिर क्या होगा? अगर नहीं मिलाया गया तो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा और ब्लड के अंदर क्लॉटिंग हो जाएगी और इससे व्यक्ति की जान चली जाती है। ब्लड ग्रुप ए, बी और ए बी और ओ, चार तरह का ब्लड ग्रुप है। ब्लड ग्रुप ए बी और ए बी ओ। ठीक है। इनमें विशेषता क्या है? ब्लड ग्रुप जो है वो चार है। ब्लड ग्रुप ए के अंदर एंटीजेंस जो होता है आरबीसी पर वो ए एंटीजेंस होता है। एंटीबॉडीज प्लाज्मा में होती है वो ए बी एंटीबॉडीज होती हैं। ठीक है। और इसको जो डोनर है वो ओ है। डोनर कौन है? ए और ओ। ये किसका ब्लड ले सकते हैं? ब्लड ग्रुप ए वाले ए और ओ का। ब्लड ग्रुप बी पर एंटीजेंस जो होते हैं वो बी होते हैं और एंटीबॉडीज जो बनते हैं प्लाज्मा में वो एंटीबॉडीज ए बनते हैं। और इसका जो डोनर होगा या ये जिसका ब्लड ले सकते हैं वो ब्लड ग्रुप ए बी और ओ। ए बी ब्लड ग्रुप है तो उसमें एंटीजन ए बी दोनों होते हैं लेकिन एंटीबॉडीज नहीं होते हैं, एंटीबॉडीज कतई नहीं होते हैं। और ये ब्लड जो ग्रहण कर सकता है वो ए बी और ओ इन सारे ग्रुपों का कर सकता है। ओ जो है ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं होता है, एंटीबॉडीज होती है और वो एंटीबॉडी जो है बी और ए होती है। एंटीबॉडीज ए तथा एंटीबॉडीज बी। और ये सिर्फ ओ का ब्लड ले सकता है, ओ को दे सकता है। ठीक है। आगे बात बढ़ी तो ब्लड ग्रुप ओ कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर, मतलब ब्लड ग्रुप ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर, वो किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है। ब्लड ग्रुप ए बी को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है, वो जो है किसी भी ग्रुप का ब्लड ले सकता है। आगे देखें तो अब कोएगुलेशन की जो थ्योरी है, ब्लड क्लॉटिंग की जो थ्योरी है, क्या आप जानते हैं कि जब आपको चोट लगती है या अंगुली कट जाती है, घाव होता है तो वहाँ लंबे समय तक ब्लड नहीं निकलता, कुछ समय बाद ब्लड निकलना बंद हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो किसी घाव अथवा चोट का से ब्लड का निकलना कोएगुलेशन क्लॉटिंग के कारण बंद होता है। किसके कारण? कोएगुलेशन या क्लॉटिंग के कारण बंद होता है। यह एक प्रक्रिया है जिसके कारण शरीर से ब्लड की अधिक हानि रुक जाती है। शरीर से ब्लड की, बॉडी से ब्लड की अधिक हानि रुक। किसी भी घाव या चोट में प्लेटलेट्स ब्लड में कोएगुलेशन प्रमोटिंग पदार्थ को रिलीज करती है। कोई भी चोट लगे या कट जाए तो वहाँ से प्लेटलेट्स क्या करती हैं? क्लॉटिंग प्रमोटिंग पदार्थ को रिलीज करती हैं। इसे क्या करते हैं? थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं। जिसको वो रिलीज करती हैं उसे थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं। यह कोएगुलेशन की मैकेनिज्म को प्रारंभ करता है। क्या करता है? कोएगुलेशन या क्लॉटिंग की मैकेनिज्म को प्रारंभ कर घाव के स्थान पर ऊतकों द्वारा थ्रोम्बोप्लास्टिन ऊतक का स्रवण किया जाता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन निकलता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स के निर्माण में सहायता करता है। ये क्रिया करता है और थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाता है। थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स लिंक्ड एंजाइमेटिक रिएक्शन कैस्केड प्रोसेस की एक सीरीज बनाता है जिसमें प्लाज्मा की कई क्लॉटिंग फैक्टर भाग लेते हैं। और उन क्लॉटिंग फैक्टर्स की हम बात कर लें तो थ्रोम्बोकाइनेज प्लाज्मा में उपस्थित निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन को थ्रोम्बिन में
बदल देता है, ठीक है, थ्रोम्बिन में बदल देता है। प्रोथ्रोम्बिन को काई में बदल देता है, थ्रोम्बोकाइनेज ये बदल देता है कैल्शियम की उपस्थिति में थ्रोम्बिन में, ठीक है। फिर थ्रोम्बिन एक एंजाइम है जो प्लाज्मा के घुलनशील फाइब्रिनोजन प्रोटीन को अघुलनशील फाइब्रिन में बदल देता है। थ्रोम्बिन क्या है? एक एंजाइम है जो प्लाज्मा की घुलनशील प्रोटीन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में चेंज कर देता है और इससे कैल्शियम थ्रोम्बिन के एक्टिवेशन तथा एक्टिन या एक्शन दोनों के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। बदल दिया कैल्शियम के ऊपर। एक काला लाल भूरा सा सीरम स्कम या सीरम नहीं, एक काला भूरा सा स्कम घाव वाले स्थान पर कुछ समय बाद बनता है। इसे क्लॉट अथवा कोएगुलेशन कहा जाता है, जो कि मुख्यतः फाइब्रिन धागों से बनता है। फाइब्रिन धागों से बनता है। फाइब्रिन्स ब्लड के मृत और डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं। फाइब्रिन्स क्या होते हैं? रक्त के नॉन लिविंग या डेड और डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट है। क्लॉट्स और कोएगुलेशन घाव को बंद करता है, जिससे वेसल्स में ब्लीडिंग रुक जाती है। ये पूरी मेथड है। कैल्शियम की क्लॉटिंग में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब प्लाज्मा क्लॉटिंग फैक्टर कौन कौन से होते हैं? तो प्लाज्मा की क्लॉटिंग के फैक्टर नंबर 1 फाइब्रिनोजन, नंबर 2 प्रोथ्रोम्बिन, नंबर 3 टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, नंबर 4 कैल्शियम, नंबर 5 लेबाइल फैक्टर, इसे प्रो एसिलेरिन कहा जाता है। प्रो कन्वर्टिन या स्टेबल फैक्टर, एंटी हेमोफिलिक प्रोटीन ए, एंटी हेमोफिलिक प्रोटीन बी, ये दोनों प्रोटीन्स होती हैं। और स्टुअर्ट पावर फैक्टर, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, एंटीसीडेंट और हीमन फैक्टर, फिब्रिन स्टेबलाइजिंग प्रोटीन, ये सब क्या होते हैं? ये फैक्टर्स हैं जो क्लॉटिंग में कोगुलेशन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसके आगे जो लिम्फ है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। साथियों, अगर ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक तो बहुत ज़्यादा कीजिए, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। थंब अप को दबाइए और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।